जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ फ़ाशिज़्म। और फ़ाशिज़्म जो है वो यूरोपियन सॉइल के अंदर राइट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है। इट इज़ बेसिकली अ पॉलिटिकल theology that infiltrated into the politics of European soil and the European countries after the Treaty of Versailles and the League formation. अब एक तरफ तो लिबरलिज्म जैसे एक्सपेरिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, और साथ में ये वाली मूवमेंट भी उसी सॉइल पर हमें नज़र आती है। हम इसके अंदर ये देखेंगे कि फाशिज्म की थोड़ी-सी हिस्ट्री क्या है और इसकी बेसिक फीचर्स क्या हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि यूरोपियन पॉलिटिक्स में इस फाशिज्म ने किस तरह इन्फिल्ट्रेट किया और फिर ये किस तरह वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ गए। ठीक है? तो बेसिकली फाशिस्ट इटसेल्फ आज हम जिस नाम से इसको जानते हैं, इसमें जो है ये एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी थी इटली के अंदर। और इस मूवमेंट को जो लीड कर रही थी, इस पार्टी को जो लीड कर रहे थे, दैट वाज मोज़ोलिनी, जो कि इटली में थे। जो हिटलर ने फॉलो की है फाशिज्म, वो बेसिकली नासिज्म बन गई। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन है फाशिज्म के अंदर ऐड ऑन करके वो फिर नासिज्म बन जाती है। और उसकी अगर हम लो फॉर्म देखें तो वो पॉपुलिज्म होती है। सो ये बेसिकली इस मूवमेंट का जो बेसिक फीचर हमें नजर आता है, वो एंटी डेमोक्रेटिक एंड एंटी सोशलिज्म है। और इसमें डिक्टेटरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, स्टेब्लिशिंग अ डिक्टेटरशिप, दैट वाज मेन। कल मैंने एक लाइन, परसों बल्कि एक लाइन आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। जॉर्ज ऑरवेल की 1984 की बुक की एक लाइन है, एक्सर्प्ट है। इसमें वो कहता है कि वी डू नॉट वेल dictatorship to save the revolution, but we make the revolution in order to form dictatorship. यानी अल्टीमेट द एंड इज डिक्टेटरशिप। सो अल्टीमेट एंड यही है कि इसमें पावर गेन की जाती है। यूरोपियन कंट्रीज में इटालियन सॉइल पर, जर्मन सॉइल पर, पोलैंड, हंगरी, पोर्चुगल, स्पेन, इसमें सब में ये है। और आज भी ये किसी न किसी फॉर्म में, न्यो फाशिस्ट फॉर्म के अंदर, जिस तरह के अभी हमें इटली के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, फीमेल, वहाँ वो जो है इस दौर को जो है फाशिज्म के जो दौर था इटली के अंदर, उससे इंस्पायर है। इसी तरह आज दोबारा से न्यू फाशिस्ट पार्टी जो है ना, वो इंक्रीज कर रही हैं राइट विंग पॉलिटिक्स के साथ। ये सारी चीज़ें बेस रखती हैं। और ये स्टार्ट हुई है अंडर द लीडरशिप ऑफ, जैसे कि बेनिटो मोसोलिनी, जैसे मैंने पहले कहा। और इसकी ओरिजिन ही इटालियन है। और इसका जो बेसिक लिटरल मीनिंग है फाशिज्म या फाशिस्ट का, बंडल ऑफ जो है ना स्टिक्स, यानी इकट्ठे, एक वो जो गट्ठा बन जाता है ना लकड़ियों का, वो उसको कहते हैं। यानी अब आपने एक इससे वो इंस्पायर होते हैं फिर कि आपने एक फॉर्म बनानी हो, ये किस तरह कॉन्सेप्ट डेवलप किया। इसके बेसिक अगर हम डॉक्टर लॉरेंस ब्रिट के
अकॉर्डिंग इसके बेसिक फीचर्स, इसकी करेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करें तो वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, powerful and continued nationalism. That is the main fundamental feature of fascism. जितने भी फाशिस्ट रिजीम उस वक्त थे या इस वक्त कुछ फॉलो कर रहे हैं उस तरह की आइडियोलॉजीज को, उसमें मेन एसेंस यही होता है कि नेशनलिज्म को उन्होंने सामने रखना है। और उसकी अगर हम थोड़ी सी एक्सट्रीम फॉर्म देखें जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, पेट्रियाटिज्म, स्लोगन्स, मोटोज, सॉन्ग्स, हुब्बुल वतनी का जज्बा जगा के रखना, एक कौम, एक नस्ल, सिंबल्स, और ऑल दीज जो पॉइंट्स हैं, इसके थ्रू ये नेशनलिज्म को कॉन्टिन्यूसली एक विशियस साइकिल में रखते हैं ताकि पब्लिक जो है वो डिसइंटीग्रेट ना हो रिलेटेड टू देयर नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी। आज हम पाकिस्तान के अंदर देखें जो मई 9 का वाकया कहते हैं, इसके बाद क्या हो रहा है, लुक एट दिस। इसमें किस तरह अगेन एंड अगेन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लिटरेचर, ऑल द सेलिब्रिटीज किस तरह बार बार पेपर मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, चंद एक हैं थोड़े से और तमाम ऑलमोस्ट जर्नलिस्ट कुछ एक हैं, किस तरह इसको बार बार सिंबलाइज कर रहे हैं इस इवेंट को टू इंक्रीज द नेशनलिज्म, जो कि एक क्वेश्चन डाल रही थी बार बार उस सैक्रेड कॉज के ऊपर, क्योंकि वहां से निकलते ना ये सॉन्ग्स और ये सारे ड्रामाज, सिनफे आहन जैसे ये और ये सारे, ये बेसिकली एक इनका फीचर होता है फाशिस्ट रिजीम। इससे आप पीछे देख लें 2018 से 2022 तक आपका सिंगल नेशनल करिकुलम, व्हाट वाज द मोटिव? ये वही मोटिव है कि आपने एक कौम को इकट्ठा करना है। भाई क्यों इकट्ठा करना है, क्या मतलब है? हर कौम की एक आइडेंटिटी है, बलोच की एक आइडेंटिटी है, सिंध की एक और सिंधी लोगों की एक आइडेंटिटी है, पंजाबी की एक आइडेंटिटी है। जब आप उसको अमेलगमेट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जो कि होगा। तो ये एक फीचर हमें देखने को मिलता है। सेकंड, दैट इज डिसलाइकनेस एंड डिस्ट्रेन टुवर्ड्स द ह्यूमन राइट्स या उनके रिकग्निशन के ऊपर। ह्यूमन राइट्स को कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता और इनको लो पॉलिटिक्स पे रखा जाता है। और जो हार्डकोर एरियाज हैं जैसे कि मिलिट्री फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल इश्यूज, उनको ज्यादा कवरेज दी जाती है मीडिया में भी। और इसमें डिवाइड किया जाता है कि हमारी नीड क्या है, उनकी नीड क्या है। और लोगों के ये जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, जैसे कि वेरी अनफॉर्चुनेटली मिसिंग पर्सन का इशू पाकिस्तान के, ह्यूमन राइट का बेसिक इशू, वहां पर भी जर्मन सॉइल पे भी ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा इशू था। आप देखें वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर किस तरह वो कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे, जूस को जो है ना जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रेसिज्म, उनको किस तरह जो है ना उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप के अंदर रखा। तो ह्यूमन राइट्स चाहे वो जितने भी फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं, फ्री ट्रायल के, बाउंडेड स्लेवरी के अगेंस्ट, मॉडर्न स्लेवरी के अगेंस्ट, लेबर राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारे राइट्स हैं ह्यूमन। एजुकेशन की फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज की फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम। फॉशिस्ट रिजीम में ये एब्सेंट होती है इसकी रिकग्निशन, बिकॉज दे थिंक के इनको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दे, पहले कौन बनाए, सबको इकट्ठा कर दे,
और सारे इस आइडिया पे इकट्ठा हो जाएं ताकि हम अपने एनिमी को, जो कि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, एक हवा में एक एनिमी क्रिएट किया जाता है, इल्यूजन। या पढ़ेंगे जॉर्ज ऑरवेल की बुक 1984, इसमें एक बिग ब्रदर इस सारी फीचर्स को पूरा करते हुए फाशिज्म के एक एनिमी की भी इल्यूजन बनाकर कौम को इकट्ठा करता है और अपनी पावर को इंक्रीज करता है। जैसे पाकिस्तान में सेक्रेट काउज करती, अपनी पावर को, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज करने के लिए वो एक इल्यूजन क्रिएट की जाती है एनिमी की। द इंडियंस, द अफगान्स, ऑल द वर्ल्ड इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। ये उनको रीजन देती है टू curtail द ह्यूमन राइट्स, ठीक है। और उसके जिद में अगर किसी को पकड़ के मार भी देना तो वो कहते हैं कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारा गोल बड़ा है। मिसिंग पर्सन जो है ये इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पाकिस्तान एक को सेव करना अगेंस्ट द एनिमी, द इल्यूजनरी एनिमी, उसके अगेंस्ट सेव करना पाकिस्तान को। तो इसमें अगर हम कोई 400-500 लोगों को इसी तरह मार दिया करें एक साल में, 30 लाख बंगालियों को मारे, कोई मसला नहीं है इसमें, सेव फिर भी नहीं हुआ। खैर, एंड थर्ड वन इज, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमीज दैट मेक अ कॉज, अ यूनिफाइंग कॉज, जो उनको रीजन देती है। अब किस तरह इकट्ठे हो जाते हैं? आपको कहा जाता है कि जी इंडिया दुश्मन, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ भाई इंडिया दुश्मन है, सारे कम से कम इस बात में तो इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये एक इल्यूजनरी एनिमी की नेसेसिटी को क्रिएट करके अपनी पावर को इंक्रीज किया जाता है। ये असल में हकीकत नहीं है। आपका लिटरेचर किस तरह डेवलप किया जाता है, आपके ड्रामाज, और इनको कनेक्ट करते जाए। और ये नेशनलिज्म, ये जो 2018 से 2000 आज भी हो रहा है, 2022 तक होता रहा, ये सारा यही था। अभी ऐसे भी आया हुआ था सिंगल नेशनल करिकुलम पीएमएस की 2023 के, इसमें कैन सिंगल नेशनल करिकुलम पेव द वे फॉर आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तानी सोसाइटी। मैंने लिखा है देयर इज नो आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन इस पॉइंट पर कि हम सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू अचीव कर सकते हैं। इट्स नियरली इम्पॉसिबल। आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन दुनिया ने जो की है वो किसी एक पॉलिसी से नहीं की। एक आप पॉलिसी का पेपर कर दें और बलोच को कहें कि जी आप ना सरेंडर कर दें, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। वी हैव टू गो आफ्टर द रूट कॉज ऑफ दोज, ठीक है। तो ये जो यूनिफाइंग चीजें दी जाती हैं, ये सिंगल नेशनल करिकुलम दिया गया ये खान साहब के दौर में, ये यूनिफाइंग कॉज बनाई जाती है इस तरह के काम करके, जो हमें लेके जाती है फाशिज्म। फीचर्स मैंने पहले बताया कि पॉपुलिज्म जो है वो उसकी लोअर फॉर्म है, और पॉपुलिज्म आजकल दुनिया में है, जैसे कि तैयब उर्दगान। अच्छा, तैयब उर्दगान से मुझे याद आया, आपने एक और बुक भी पढ़नी है उसी टर्की के ऊपर, आपको मजीद भी, वैसे टर्की के ऊपर नहीं है वो, फिर फाशिज्म और आपकी ओवरऑल पॉपुलिज्म के ऊपर है, उसके कॉन्सेप्ट के लिहाज। वो है एक तो है हाउ डेमोक्रेसी डाई, ये है बुक, ये अमेरिकन ऑथर की है, बहुत कमाल है। हाउ डेमोक्रेसी डाई, मैं इसका मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी बुक है 7 स्टेप्स फ्रॉम डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप, ठीक है। यानी कि ये जो है ना वो टर्किश राइटर की है, लेकिन बहुत कमाल है। आप उन स्टेप्स को जरा पढ़ना, और आप पाकिस्तान में देखना और दुनिया के अंदर देखना, ब्राजील के अंदर, हंगरी के अंदर, पोलैंड के अंदर, इटली के अंदर, अमेरिका के अंदर ट्रंप के टाइम पर हुआ, फिलिपाइन के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो आपको ये लगेगा कि यार दे ऑल आर सिमिलर, जिस तरह वो बिहेव कर। द फोर्थ वन फीचर
is the supremacy of military. Now look at this, how the fascism के जो फीचर्स हैं वो रिलेट कर रहे हैं आपके पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से। ये मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप इंडिया के अंदर देखें, आप टर्की के अंदर देखें, आप ब्राज़ील की पॉलिटिक्स को ज़रा देखें, और ख़ास तौर पर हम यूरोपियन पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पर जब 1920 के अंदर ये देखने को मिला हमें, तो उस वक़्त देखें कि उन्होंने मिलिट्री को किस तरह हिटलर ने और मुसोलिनी ने किस तरह मिलिटराइज़ेशन की, सुप्रीमेसी ऑफ द मिलिट्री की बात की। इसमें एक ख़ास फंडिंग दी जाती है मिलिट्री को कि वो सेवियर है आपकी, क्योंकि आपने डोमेस्टिक इश्यूज को तो नहीं डिस्कस कर रहे, आप एक एनिमी के अगेंस्ट लड़ना है आपने, हम अब तैयार रहना है। तो उस तैयार रहने वाली फौज के लिए फंडिंग भी चाहिए। तो वो फंडिंग कहाँ से आएगी? वो फिर आपकी पब्लिक जो डेवलपमेंट है उसकी फंडिंग को कट करके मिलिट्री को मिलेगी। और डोमेस्टिक पॉइंट जितने भी हैं उनकी डेवलपमेंट्स या हेल्थ, एजुकेशन, ये फिर इग्नोर होंगे। ये सेकेंडरी चीजें हैं। मिलिट्री को बहुत ज्यादा पावरफुल किया जाएगा, और ये सारी जो कमीशन होके जाते हैं, ये पीएमए का कूल और ऑल दीज, यस वी नीड मिलिट्री। बट पाकिस्तान के अंदर क्या है कि पाकिस्तान जो है वो एक छोटा सा मुल्क है जिसके अंदर मिलिट्री रूल कर रही है, जिसको जो है ना मीम के अंदर भी कहते हैं कि डीएचए के अंदर छोटा सा एक पाकिस्तान। आयशा सिद्दीकी इसके ऊपर बड़ी अच्छी बुक लिखती हैं, मिली बस द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, किस तरह ये बिजनेस करते हैं। तो ये सुपरमेसी ऑफ द मिलिट्री का कॉन्सेप्ट हमें फाशिज्म की उसमें नजर आता है, ग्लैमराइज्ड करते हैं उसको। ये जो ग्लैमराइजेशन होती थी, दुआएं की जाती थी, ऐ अल्लाह तूने हमें ऐसा जर्नैल दिया। 2 शोबे बारात पे तो मैंने भी देखी है वो दुआ तारिक जमील साहब की मुंह से, ऐ अल्लाह तूने ये बाजवा जैसा जर्नैल दिया, इसकी हिफाजत फरमा। अब उसकी मेहनत बनती है ना, मजे की बात। सो दिस इज हाउ हाउ फनी दिस। तो वो जो सुपरमेसी और ग्लैमराइजेशन थी, वो जो है ना चैलेंज हो गई थी May 9 को। तो इसका रिएक्शन है बेसिकली। तो ये एक बहुत बड़ी हमें पीछे नजर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स है फाशिज्म। इसी तरह रैम्पेंट सेक्सिज्म, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर चूंकि फिजिकल फोर्स चाहिए, तो फिर फीमेल की जरूरत महसूस नहीं, क्योंकि इसमें माइंड का तो काम है ही नहीं, आपने सोचना तो है ही नहीं। सोचना, अगर आप सोचना स्टार्ट हो गए तो आप तो क्वेश्चन कर दोगे व्हाई दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इज सो पावरफुल, जबकि वो तरक्की में भी हर्डल है, डेवलपमेंट में भी आपको पीछे कर रहा है। और ये जो इल्यूजनरी एनिमी क्रिएट किया हुआ है, जब माइंड सोचेगा वो तो इस तरह के क्वेश्चन कर देगा। सो इसमें आपको एक मेल डोमिनेट पर्सन सोसाइटी चाहिए जो कि सोचने समझने से कासिर हो, और फिजिकल फोर्स चाहिए, और फीमेल को फिर हम निकाल देते हैं रिजिड, जिस तरह की हमें देखने को मिलता है फौजी। दे नो ओनली 180 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जर्नैल तक 180 वर्ड्स आते हैं वोकैबुलरी के, उन्हीं को घुमाते रहते हैं और ऐसे रखते हैं, सीना चौड़ा होना चाहिए। यस वी नीड मिलिट्री फोर्स के अंदर इस तरह की रिक्वायरमेंट्स है। जाहिर है आपने जब बैटल लड़नी है कोई इस तरह की, तो उसमें जाहिर जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको ग्लैमराइजेशन जब की जाती है और इसकी बुनियाद पर इफेक्ट किया जाता है, दैट इज द प्रॉब्लम। 6 1 इज कंट्रोल मास मीडिया। जाहिर है ये तो मेन फीचर है, अगर मास मीडिया कंट्रोल ना किया फिर तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। मीडिया तो क्वेश्चन करेगा, लोग क्वेश्चन करेंगे। सो ये सेंसरशिप, आप ये देखें कि
उस वक़्त बहुत सारे सोशलिज़्म के जितने भी न्यूज़पेपर थे, उनको ख़त्म कर दिया गया, आग लगा दी गई, ज्यूज़ के जितने भी थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था, उस मीडिया को, उस न्यूज़पेपर को वार्निंग देकर बंद कर दिया जाता था। लाइक मैट्रोनिक सिस्टम के अंदर एक हमने देखा था कॉल बैड लॉज 1819 के अंदर मैट्रोनिश ने जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर इनिशिएट किए थे। उसी तरह का ये है। इसी तरह फिर ऑब्सेशन विद द नेशनल सिक्योरिटी, दैट वाज द मीन कि हम वक्त ये कहना है, फिर डर है, खौफ है, किसी दुश्मन का कोई अटैक कर देगा, हम वक्त कोई हमारी ताक लगा रहा है, हम वक्त अमेरिका हमारी कॉन्स्पेरेसी कर रहा है। इसी तरह जर्मन को हिटलर ने और मोसोलिनी को इटालियन मोसोलिनी ने इटालियन लोगों को ये कहा, fearful of France, British, and Russia. They are all conspiring against you. The world is conspiring against you. Fear. Now, fear है तो उसको क्या किया जाए? अल्टीमेट आपने फिर प्रिपेयर करना अपने आप को। प्रिपेयर हाउ? अब इसको कनेक्ट करो फोर्थ वन से, सुपरमेसी ऑफ मिलिट्री से। फेयर को कैसे कंट्रोल करना आपने, कम कैसे करना अपने आप को प्रिपेयर करके। अब कैसे प्रिपरेशन होगी? मिलिट्री बनाओ, इक्विपमेंट्स लो, नेवल फोर्सेस बनाओ, एयर फोर्सेस बनाओ, उनको पावरफुल करो। तो इस तरह आप नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्सेशन को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट पावर को प्रोटेक्ट किया जाता है और जबकि लेबर पावर को सप्रेस किया जाता है। जाहिर है लेबर पावर से गेन नहीं है, और कॉर्पोरेट पावर ने बेसिकली मिलिट्री और गवर्नमेंट की जो नेसेसिटीज है उसको पूरा करना है। और यही जितनी भी पॉलिटिकल कैंपेन की फंडिंग है, ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर करता है, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल के अगेंस्ट, आर्ट्स के अगेंस्ट, क्योंकि आर्ट्स और इंटेलेक्चुअल बेसिक एसेंस होती है किसी भी सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन या मूवमेंट का। जैसे इनलाइटनमेंट थी, यूरोपियन सॉइल के अंदर मॉडर्निटी की बेस इनलाइटनमेंट है। वो क्या है? आर्ट्स, पेंटिंग, जैसे कि हमने डिवेंची की देखी पेंटिंग्स, और इसमें रिलीजन को भी फिर यूज किया जाता है उसी यूनिफाइंग कॉज के लिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यूनिफाइंग कॉज के लिए रिलीजन भी इकट्ठा करता है ना लोगों को, एक मजहब हो तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी एक यूज किया जाता है। ये जो इस्लामिक टच दे दें खान साहब, ये वही उसी से एंगल से। इसमें फिर ऑब्सेशन विद द क्राइम एंड पनिशमेंट, कि अगर कोई भी उस पार्टी रूल से बाहर निकला, उसने इधर उधर करने की कोशिश की, उसको ब्लाटेंट पनिशमेंट मिलेगी। ये जो मिलिट्री कोर्स बनाएंगे, उस वक्त भी उधर भी यही हुआ कि जो हिटलर ऑफ मोसोलिनी को क्वेश्चन करेगा, उसके पॉइंट्स को एंड है उसका। इसी तरह करप्शन जाहिर है होगी, और इलेक्शन, अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए इलेक्शन होंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन ऐसे नहीं करवाने, अगर फेयरफुल इलेक्शन हो गए तो लोगों के ओपिनियन सामने आ जाएंगे। इलेक्शन सिर्फ दिखाने के लिए कि लेजिटिमेसी क्रिएट हो, लेकिन इलेक्शन फ्रॉडलेंट होने चाहिए ताकि पावर अपनी ही मेंटेन। सो दिस इज हाउ fascism वर्क। नाउ इसको, ये सारी चीजें हमें यूरोपियन सॉइल में मिलती हैं राइट आफ्टर द 1920। इसमें हिटलर की जो बुक है मेन कैंप माय स्ट्रगल, वो मैंने पढ़ी है, बहुत कमाल की बुक है। इन अ सेंस टू अंडरस्टैंड हाउ हिटलर वाज थिंकिंग, हिटलर की बुक है वो, बैन है वैसे वो, लेकिन वो मिल जाएगी शायद पाकिस्तान में, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। उसको जरूर पढ़ें, अंडरस्टैंड करें किस तरह उसने सुपीरियरिटी, इसमें रेस का भी कॉन्सेप्ट आता है कि इसमें आप नेशन की रेस को भी सुपीरियर क्रिएट करते हैं। जैसे जर्मन्स ने, हिटलर ने कहा कि जर्मन्स आर सुपीरियर टू एनी अदर नेशन,
इन द वर्ल्ड। और क्योंकि ये आर्यंस नस्ल से हैं और ये प्योर हैं, और जो भी प्योर जर्मन है वही इस पार्टी के साथ रहेगा, बाकी तमाम इम्प्योर को साइड पे कर देंगे, ताकि प्योर एक जर्मन नस्ल बनाई जाए, एक डिसिप्लिन फोर्स बनाई जाए, जो क्वेश्चन ना करे, बस फॉलो करे, ताकि उसको एक किसी मुल्क पर बैटल करनी है, अटैक करना है, तो वो काम आए। अगर वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे तो शायद वो वॉर्स में जाना जाए। ठीक है, तो दिस इज हाउ fascism develop, their basic features develop on European soil. Thank you so much.